हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ऐड हुई हैं, जिनको कल बताया था, वो कैसे समझते हैं। वेन डायग्राम तो याद है जो लास्ट बताया था। अब उसमें एक प्रियम्बल है, ठीक, एक प्रस्तावना है, एक उद्देश्य का है। हिंदी में उद्देश्य का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज किया है, बोलचाल में लोग प्रस्तावना बोलते हैं। इंग्लिश में उसे प्रियम्बल कहते हैं। तो प्रियम्बल किसी भी, एक और टर्म हिंदी में यूज होता है आमुख, इंग्लिश में कहते हैं प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है कि किसी का चेहरा, हम किसी को भी जानते हैं तो उसके चेहरे से जानते हैं, फिर हम पूरा शरीर जानते होते हैं, लेकिन चेहरा एक पहचान की तरह। तो किसी पुस्तक, किसी किताब, किसी ग्रंथ के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए उसका एक प्रीफेस होता है कि हमने प्रस्तावना देखी तो समझ लिया कि इसमें क्या दिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना को तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये कि उस प्रस्तावना, एक प्रस्तावना है और उसमें एक बार सिर्फ बदलाव हुआ है। वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने है, ये इंफॉर्मेशन लिख लो, याद रखना। प्रियम्बल में आज तक सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में, हिंदी में लिख लो, जिन्हें हिंदी में लिखना हो इंग्लिश वाले उसे कॉपी कर लो। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए। इसके अलावा संविधान में कभी कोई, प्रस्तावना में संविधान की कभी कोई और बदलाव नहीं हुआ। इसको याद रखना। इस पे ही आज तक प्रस्तावना से जितने प्रश्न आते हैं वो इसी एक लाइन से हो जाते हैं। या तो वो पूछता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए, या कब वो शब्द जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन से प्रस्तावना में बदलाव हुआ। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं बस यहीं से बनते हैं। बाकी प्रस्तावना क्या है उसे हम बाद में अभी डिटेल में समझेंगे। फिर संविधान में एक प्रस्तावना है, फिर हमने बताया था कि कुछ अनुसूची हैं, शेड्यूल्स। अनुसूची के बारे में क्या जानकारी है, लिखना शुरू कर दो। क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन हैड ओनली 8 शेड्यूल्स। जब भारत के संविधान को अपनाया गया तो उसमें 8 अनुसूची थी। जब भारत के संविधान को अपनाया गया तो उसमें 8 अनुसूची थी। आज वर्तमान में 12 अनुसूची है। आज वर्तमान में 12 अनुसूची है। आठ जो पहले थी उनकी लिस्ट दी गई है तुम्हारी किताब में, लक्ष्मीकांत में भी दी गई है, लेकिन ये याद करनी है तुम्हें। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, सेवेंथ शेड्यूल में क्या है, एथ शेड्यूल में क्या है। ये आज का ही होमवर्क है, घर पे तुम पूरा बना लोगे, उतार लोगे और इसको याद कर लोगे। क्लियर? ये आज का ही काम है कि इनको आज तुम्हें याद करना है। अब ये 8 तो पहले से थी, फिर इसमें बाद में 4 जोड़ी गई, इनको उतार लो। इनको इसलिए याद रखना है कि इनमें एक क्वेश्चन और ये बढ़ जाता है कि ये कब जोड़ी गई। तो पहली अनुसूची, जो जुड़ी हुई अनुसूची में पहली है, वो 9th शेड्यूल है। लिखो एडिड शेड्यूल्स, जोड़ी गई अनुसूची। कौन कौन से शेड्यूल्स जोड़े गए? तो 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
अभी हम आगे संविधान पढ़ेंगे तो सिविल के नजरिए से इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो संविधान 3 साल तक संविधान सभा ने बनाया और जिस संविधान सभा में दुनिया के सबसे विद्वान और जानकार लोग थे, उस संविधान में साल भर के अंदर हमें संशोधन करना पड़ा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में इसमें संशोधन हो गया और काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये काफी बड़ा संविधान संशोधन है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक साल में, इसको मन में अभी प्रश्न को रखना, जब आगे और हम बढ़ेंगे तब इसको और डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर 10th शेड्यूल जोड़ी गई। 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई 1985 में। रिलेटेड टू किससे? इसमें क्या है? डिफेक्शन। जो नेता किसी पार्टी से जीत के आते हैं और चुनाव के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें दल बदल कहा जाता है। दल बदल लेते हैं, दल बदलू जो हैं उनको रोकने के लिए। अब इसमें कुछ नियम बनाए गए, लेकिन ये आगे जब और हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि पार्टी में अगर जो फूट हो जाती है तो उसके अलग नियम है कि कितने अगर जो विधायक मात्रा में अलग हो जाए पार्टी से तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होती है। महाराष्ट्र में भी ये हुआ। हर राज्य में कभी कभी राजनीतिक संकट आता है, संवैधानिक संकट, तब हमें डिफेक्शन की चीजें दिखाई देते हैं। फिर 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। और फिर 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992, ये किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटीज। ऊपर सॉरी, ये 73वां पंचायत और 74वां म्युनिसिपैलिटीज। ये 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। हिंदी अंग्रेजी तुम्हारी किताब में भी ये है, लिखवा इसलिए रहा कि ये स्पेशली फोर्स करके आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। लक्ष्मीकांत की रीडिंग अब शुरू कर दो। उसमें दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। जो यहाँ काम कराया जा रहा है वो टेबल की तरह वहां भी तुम्हें मिलेगा। हो गया सबका? यहाँ तक समझ में आ गया? 8 अनुसूची थी, 12 हो गए। अब यहाँ तक समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने जो 8 अनुसूची थी, 8 में अगर जो 8+1 किया तो कितना हो गया? 9। 9वीं अनुसूची जुड़ गई। हमने 4 जोड़ी तो 8+4 कितनी हो गई? 12। और 12 हमें दिखाई दे रही हमारी अनुसूची। ये 12 सीरियल से आगे हम जोड़ते चले गए, जो जुड़ती गई वो जुड़ गई। लेकिन अब आगे एक कहानी ये आएगी कि जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, क्या वो भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं? क्या वो भी ऐसे ही जुड़ रहे हैं? भाई आर्टिकल हमारे 1 से 395 तक है। अब 1 से 395 तक जो आर्टिकल हैं, क्या इससे आगे हमने कोई जोड़ने के बाद 396 आर्टिकल बनाया? नहीं बनाया। हमारे जो भाग थे वो 1 से 22 थे, क्या हमने कोई आज तक 23 नंबर का भाग बनाया? नहीं बनाया। अब ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, जबकि हमने कुछ पार्ट्स भी ऐड किए, कुछ आर्टिकल्स भी ऐड किए? ऐसा इसलिए कि एक जनरल उदाहरण समझिए। अगर जो आप क्लास में अभी तक पढ़ते रहे, स्कूल जाते रहे, आपका रोल नंबर है, नाम से अटेंडेंस नहीं होती है, आपका रोल नंबर है 18, 18, तो 18 बोलते हैं सर आप, यस सर, प्रेजेंट सर। अब बीच में क्या हुआ कि अगले महीने एक बच्चा जिसका रोल नंबर था 11, उसने स्कूल छोड़ दिया। अब अगर जो अगले महीने के रजिस्टर में नाम चढ़ाने पर सर ने उसका नाम काट दिया तो तुम्हारा रोल नंबर क्या हो जाएगा? 17। अब अगर जो सर ने बोला अगले दिन, अगले महीने में अटेंडेंस, तो तुम तो 18 अपना जान रहे हो, तो तुम 17 बोलोगे कि 18 बोलोगे? तुम्हें क्या पता, तो तुम तो 18 पे बोलोगे, तुम्हारी एब्सेंट लग जाएगी। समझ में आ रहा है ना कि सीरियल गड़बड़ हो जाएगा। अब हमने इसी तरह से अनुच्छेद बना लिए 1 से 95, 395। अब हम बातचीत करते हैं, जो विधिक भाषा है उसमें कहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 72 के अनुसार, अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72,
पर्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अगर जो हमने बीच में कोई हटाया तो ये बदल जाएगा। अब किसी ने 72 कहा तो कौन पूछा जाएगा, कौन सा, नया वाला, पुराना वाला, फिर बदलाव हो गया तो फिर बढ़ गया, आगे पीछे हो गया। तो ऐसी स्थितियों में जो आर्टिकल है हम उसी नाम से जानते रहेंगे। क्लियर? हमने तय कर दिया कि ये इतना ही रहेगा। अब अगर जो कुछ जुड़ेगा, कल जैसे बताया था कि भाग हमने बनाए, अभी आगे बताएंगे कि पहला भाग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरा है सिटीजनशिप नागरिकता, तीसरा है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अब अगर जो बाद में 2015 में भी मोदी जी नागरिकता में कोई बदलाव कर रहे हैं तो वो आर्टिकल कहां पे जुड़ेगा? नागरिकता वाले ही भाग में जुड़ेगा। अब नागरिकता वाले भाग में 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं, तो अब जुड़ेगा तो हम 12 कर दे वहां, लेकिन 12 तो मूल अधिकार के लिए है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, तो वहां फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम फिर कैसे जोड़ें? तो इसका एक नियम बनाया गया कि हम उसमें ए बी सी जोड़ देंगे। ठीक? हमें अगर जो 11 में एक आगे जोड़ना है तो हम क्या कर देंगे? 11 ए। ठीक? इस तरह से अगर जो कोई हटाना है, मान लीजिए कोई हमने एक भाग हटा दिया, 7th पार्ट हमने संविधान से अब इसकी जरूरत नहीं, हटाना है, तो हम इसको मिटा नहीं देंगे, 7 नंबर गायब नहीं करेंगे। इसके आगे जो नियम कायदा कानून लिखा था उसको हटा के हिंदी में लिख देंगे निरसित और इंग्लिश में लिख देंगे रिपील्ड। अब ये समाप्त हो गया। लेकिन अभी हमने वो रोल नंबर वाला जो तरीका बताया, अगर जो 7 को हटा देंगे यहां से तो फिर आगे का पूरा सीरियल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जब जोड़ेंगे तो हम ए बी सी लगाते जाएंगे उसके आगे, और जब हटाएंगे तो उसको वहां से गायब नहीं करेंगे, उसके आगे डैश लगा के रिपील्ड लिख देंगे। फिर हमें पता रहेगा कि अब ये आर्टिकल संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब हम इसी को आगे देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने भाग बढ़ाए। अब लिखो, भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग, पार्ट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 22, 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं। तुम लोग भी इंग्लिश वाले नीचे लिख लो, प्रेजेंटली इन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स। अब तीसरी इंफॉर्मेशन लिखो, प्रेजेंटली इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग। अब क्या हम समझाना चाह रहे हैं? अगर जो तुमसे कभी प्रश्न पूछा जाए मूल संविधान में कितने भाग थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी पार्ट, तो तुम क्या बताओगे? 22। फिर कोई एग्जामिनर पूछे संविधान में अभी कितने भाग हैं, तो आप कहोगे 22, गणना की दृष्टि से 25। पूरा उत्तर ये होगा। साथ में जोड़ोगे कि गणना की दृष्टि से, वैसे 22 से ऊपर नंबर कोई नहीं है, 23 नंबर का कोई पार्ट नहीं है। तुमने कह दिया 25 तो वो कहेंगे 23 नंबर बताओ कौन सा है, 24 नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे वर्तमान में संविधान में कितने भाग? 22, गणना की दृष्टि से 25। ठीक? अब जो 22 थे उनकी लिस्ट ये हमने तुम्हें दे दी, ये तुम्हारे उसमें भी है देखने के लिए, 1 से लेके 22 तक। अब इसमें हमने कुछ हटाया कुछ जोड़ा, सिर्फ एक हटाया है, वो है 7 नंबर, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। वो अभी बता देंगे कि क्या था, क्यों हटा दिया, उसकी जरूरत खत्म हो गई थी। जोड़े जो हैं उनको समझा देता हूं। एडिट पार्ट्स, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमने भाग 4A उसी हिसाब से बता दिए जो बढ़े हैं। पहला कौन सा जुड़ा? 4A, लिख लो इसको फटाफट। भाग 4 का इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन से
42वें संविधान संशोधन से। और कौन सा अनुच्छेद बढ़ा इससे? अनुच्छेद भी 50 बने, क्योंकि अनुच्छेद भी बढ़ाना पड़ेगा अगर जो कोई चीज जोड़ रहे, और अनुच्छेद का भी सीरियल फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां भी 51 के आगे हमने जोड़ा, लेकिन 51A करके जोड़ दिया, 51 का। अगला पार्ट कौन जोड़ा? 14A, 14A। 14A में क्या जोड़ा? ट्रिब्यूनल्स। कब जोड़े गए? 1976 में। ट्रिब्यूनल्स अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स अभिकरण। अभिकरण, ट्रिब्यूनल्स, हिंदी में कहते हैं अभिकरण। कब जोड़े गए? 1976। ये भी किससे जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से। इससे कौन से आर्टिकल जुड़े? 323A और 323B। फिर अगला भाग 9 का 9A। भाग 9 का एक का क्या जुड़ा? म्युनिसिपैलिटीज एंड नगर पंचायत। ये किससे जोड़े गए? 74वें संविधान संशोधन 1992 से। इससे किस किस आर्टिकल में बढ़ोतरी हुई? आर्टिकल 243 एंड शेड्यूल 12। शेड्यूल 12। फिर अगला कौन सा हमने पार्ट जोड़ा? 9B। 9B में क्या जोड़ा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां 2011 में कौन सा संविधान संशोधन है? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। सत्तानवेवां संविधान संशोधन हो गया। फिर हमने जो रिपील्ड था उसको यहीं बता दिया। कौन सा पार्ट हमारा रिपील्ड हुआ था? 7। रिपील्ड पार्ट 7। दिस पार्ट वाज रिपील्ड। इस भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया। हिंदी में लिखना है, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया, जिसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य थे। अब इसकी थोड़ी सी कहानी यहां पे बता देता हूं। हमारा देश आजाद हो गया 1947 में। उसी समय घोषणा हो गई कि संविधान वो भारत का विभाजन होगा। विभाजन डिक्लेयर हो गया, पार्टीशन। अब पार्टीशन होने में कौन सा हिस्सा हमारे पास होगा, कौन सा पाकिस्तान के पास होगा, तरह तरह की आशंकाएं थी। क्योंकि अंग्रेज बहुत बदमाश था, आजादी देते हुए भी उसने बड़ा दांव खेला, एक तो विभाजन का, पार्टीशन का, और पार्टीशन में भी कोई बाउंड्री क्लियर नहीं की। उसने कह दिया कि भारत में जो ब्रिटिश राज्य है वो तो हम बांट दे रहे, इधर का हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान, इधर का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, बीच में इंडिया भारत। लेकिन जो देसी रियासत है, ये कहानी अभी 2-3 बार आगे सुनाऊंगा तो दिमाग में क्लियर हो जाएगी, कि जो देसी रियासत है, प्रिंसली स्टेट्स, उन प्रिंसली स्टेट्स को एक फ्रीडम होगी कि उनके साथ एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, किसकी? ब्रिटिश राजा की, ब्रिटिश क्राउन की। और वो ट्रीटी आज हम समाप्त कर रहे। लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी, एक टर्म आएगा आगे पढ़ने में, लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी। अभी परेशान ना होना कि ये इतना कठिन कठिन क्यों शुरू हो गया, ये भी आगे डिटेल होगा। तो संधि में क्या था कि ब्रिटिश क्राउन ने यहां पर कब्जा करने के लिए, अधिकार में लेने के लिए क्या किया था? क्योंकि यहां बहुत देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ तो बड़े नवाब थे,
कुछ बहुत छोटे नवाब थे, एक एक गांव वाले, कुछ बड़े राजा थे, कुछ छोटे राजा थे। अंग्रेज अपनी सहूलियत के लिए यहाँ के संसाधनों का, रिसोर्सिस का यूज करने के लिए क्या करता था, नवाब और राजा से कहता था देखो हम तुम बराबर के लोग हैं, तुम भी राजा हम भी राजा। एक राजा वो जिसका सूरज नहीं डूब रहा, एक राजा वो है जिसकी किरणें पड़ने भल को भी जगह नहीं है, लेकिन वो भी इस बात से खुश हो जा रहा, अरे वाह ब्रिटिश क्राउन ने हमें बराबर का माना। और उनके अंग्रेज जाते थे और राजा साहब ने आपके लिए उपहार भेजा है, तो उपहार में अच्छी शराब ब्रिटेन से, स्कॉटलैंड से बनी हुई। अब राजा साहब, नवाब साहब कहते थे अरे वाह क्राउन ने देखो हमारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट भेजा। फिर दो चार उपहार दिए, बताया और कहा, उन्होंने कहा है कि आप एक ट्रीटी साइन करें हमारे साथ, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखेंगे। राजा और नवाब वैसे भी बहुत बदमाश थे, अभी कहानी सुनाएंगे तो जूनागढ़ के नवाब, भोपाल के नवाब, राजा जोधपुर के राजा बहुत बहुत अय्याज थे। जो जूनागढ़ के नवाब थे, नवाब महाबत खान साहब, वो तो इतने बदनाम थे, इतने बर्बाद थे जिसका कुछ कहना ही नहीं। उनको दरबार में नंगे आ जाते थे, खूब नाचते थे दरबार में घुंघरू उंगरू बांध के। उन्हें कुत्ता कुतिया से बहुत प्रेम था। अपने कुत्ता कुतिया की उन्होंने शादी कराई तो पूरे दरबार, पूरे राज्य में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया, उसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया गया। और कुत्ते कुतिया की 3 दिन शादी चली, और शादी के बाद उन्हें कुत्ते कुतिया का हनीमून देखना था, उनको बहुत पसंद था। और बाद में कहानी यहाँ तक आती है कि जब देश आजाद हो गया और ये सब चल रहा था, उस समय नवाब साहब, पटेल साहब और मेनन साहब के डर से भागे। तो जब जहाज में बैठ के पाकिस्तान की ओर भागे तो भी अपनी बेगम और अपने लड़के को छोड़ गए, कुत्ता कुतिया को ले गए। ऐसे ऐसे नालायक किस्म के नवाब और राजा थे। वो तुरंत अंग्रेजों से समझौता कर लेते थे, अंग्रेजों से कहते थे ठीक है तुम लोग एक ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हो तो 2 सीरीज जरूर देखना। एक देखना प्रधानमंत्री, ये एबीपी न्यूज ने, न्यूज चैनल ने एक सीरीज बनाई थी भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो वो नाम प्रधानमंत्री दिया है लेकिन उस समय से लेके आज तक के पूरे घटनाक्रम को दिखाया है। उसका अगर जो 3rd एपिसोड देखोगे तो उसमें ये नवाब साहब की पूरी कहानी दिखाई गई है विद पिक्चराइजेशन। वहां देख के तुम्हें पता लगेगा कि नवाब साहब वाकई ये सब कर रहे थे, कुत्ता कुतिया को लिए घूम रहे थे, कितने कितने हरामी थे ये सब। थोड़ा सा समझ में आएगा ना कि वो टाइम क्या था। तो ये कॉन्सेप्ट उस सीरीज से। दूसरी एक 10 एपिसोड की सीरीज है संविधान, वो बनाई थी श्याम बेनेगल ने, राज्यसभा टीवी पे आई थी। संविधान 10 एपिसोड है, स्वरा भास्कर ने उसमें नरेशन किया है। ये 2 जरूर देखना, तुम्हारी पॉलिटी के लिए बहुत सारी चीजें तुम्हें इससे समझ में आ जाएंगी। ठीक, उसे पढ़ाने के हिसाब से नहीं है, वो तो आम आदमी के लिए बनाई गई कि देश का हर आदमी अपने संविधान को जाने। तो संविधान बना कैसे, ये संविधान से पता लगेगा, और संविधान बनने के बाद ये देश कैसे बना, ये प्रधानमंत्री से पता लगेगा। ये नवाब साहब वाला प्रकरण प्रधानमंत्री में बहुत अच्छे से दिखाया गया, पूरा एक एपिसोड है इसी कि जूनागढ़ के नवाब और ये जो जोधपुर के राजा और पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे थे। अब उस समय अंग्रेजों ने एक छूट दे दी, वो संधि कर ली, उनको कुछ पैसा, शराब, कुछ खाने पीने की अच्छी चीजें, 2-4 महिलाएं सप्लाई होती रहीं। और उसके बाद स्त्री को भी ध्यान रखना, ये मध्यकाल में और प्राचीन काल तक, उस समय तक स्त्री संपत्ति मानी जाती थी, स्त्री को व्यक्ति नहीं माना जाता था, मनुष्य नहीं माना जाता था, उसको संपत्ति, एसेट माना जाता था। तो उपहार में, जीतने में, राजाओं के युद्ध होते थे, जीत हार में औरतें जीती जाती थी, औरतें हारी जाती थी। तो वो उस समय तक औरतों को उपहार में दे दिया, ये आज से आपकी सेविकाएं, ये आपकी दासियां। तो नवाब इसी में खुश रहते थे और फिर अंग्रेज पूरे राज्य को अच्छे से लूटते थे। और नवाब साहब, राजा साहब किसी से कुछ कहते सुनते नहीं थे, क्योंकि वो तो अब संधि हो गई राजा साहब से, तो बराबर का मामला। तो अंग्रेजों ने यहाँ कई तरह के अत्याचार किए, यही नहीं, जहां जहां कॉलोनी थी हर जगह। फिर आजादी जब मिली तो उस टाइम भी उसने एक बदमाशी की, कहा कि अब हम तो जा रहे हैं देश छोड़ के, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा थे, नवाब थे, वो उसी स्थिति में चले जाएंगे जिस स्थिति में उन्होंने हमसे संधि की थी। जब हमारी उनकी संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उसी स्थिति में वो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो अब उनका निर्णय होगा कि वो चाहें तो भारत में रहें, चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, और चाहें तो आजाद हो जाएं। एक दक्षिण में बहुत छोटा सा राज्य था केरल की तरफ, त्रावणकोर, देश आजाद होने से पहले उसने अपनी आजादी घोषित कर दी।
हम आजाद। अब राजा नवाब क्या थे, चाहे एक गांव का राज्य हो लेकिन हम राजा रहेंगे। हम भारत में क्यों शामिल हो जाए? अगर जो कभी खुद राजा होके सोचो तो तुम्हें भी लगेगा यही होना चाहिए। हम भारत में क्यों शामिल हो जाए? हमारी रियासत है, हमारी जमीनें हैं, हमारी बहुत संपत्ति है। अभी जो मैंने कहा था ना कि पहला संविधान संशोधन इतनी जल्दी क्यों हो गया, इसीलिए हुआ था कि संविधान सभा में कुछ रियासतों के भी प्रतिनिधि बैठे थे। और जब ये आया कि ये जमींदारी खत्म की जाए, ये जो जमीनों पे कब्जे, गांव के गांव राजाओं के, जमींदारों के, नवाबों के थे, जहां आज बैठे हो, ये रामपुर गार्डन, रामपुर बाग, ये रामपुर के नवाब का बाग था, इसीलिए इसका रामपुर नवाब का बाग। तो बीच का शब्द गायब हो गया, रामपुर बाग, इंग्लिश में से अब रामपुर गार्डन कहते हैं, जिसमें बरेली कॉलेज बना है। और ये है, ये पूरा नवाब साहब का बाग था। नवाब साहब रामपुर से यहाँ टहलने आया करते थे कभी कभी। बाद में नवाब साहब ने अपने कुछ शागिर्दों को ये बाग आधा दे दिया बरेली कॉलेज के लिए, कहे इतने बरेली कॉलेज बना दो 110 एकड़, और बचा हुआ अपने शागिर्दों को दे दिया कि अब आप लोग संभालो। फिर उन्होंने यहाँ कॉलोनी काट ली और आज बरेली की सबसे महंगी जमीन नवाब साहब का बाग है। तो नवाबों की ऐसी तमाम कहानियां हैं, बहुत संपत्ति थी। अब संविधान सभा में जैसे ही बात हुई तो एक महाराज गजराज सिंह थे, महाराज गजेंद्र सिंह थे, निकाल लिए तलवारें। नेहरू यही खून की नदियां बहेंगी, अंबेडकर यही तलवारें चलेंगी। कांग्रेस के बड़े पुराने नेता थे जो भारत उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री थे। जब प्रदेश था तो पहले प्रधानमंत्री बना करते थे, आजादी के बाद की व्यवस्था मुख्यमंत्री, बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने, वो थे जीवी पंत। ठीक, पंडित जी बहुत बुजुर्ग हो गए थे उस समय तक, बड़े पुराने स्वाधीनता सेनानी थे, स्वाधीनता संग्राम में बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो कांपते हुए खड़े होते थे संविधान सभा में छड़ी पकड़, बहुत, कुछ भी हो जाए अब जमींदारी नहीं होगी। लेकिन कोई उनकी सुनता ही नहीं था, तब तक पीछे तलवारें खिंच जाती थी। कैसे हम अपनी जमीन छोड़ दें, क्यों हम अपनी जमीन छोड़ दें? नेहरू, ये तुम्हारा संविधान और आजादी सब धरी रह जाएगी। अब उसके बाद मामला गर्मा जाता था, फिर लोग शांत हो जाते थे। तो नेहरू और अंबेडकर ने दिमाग लगाया, कहा संविधान सभा में तो अभी हम जमींदारी नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद क्या होगा, संसद आ जाएगी प्रभाव, और हमने अमेंडमेंट का प्रोविजन कर ही रखा है, और संविधान लागू होने के बाद चुनाव होंगे। जनता इन नवाबों राजाओं को तो कभी न चुनेगी, एक दो चुनके भी आ जाएगा तो अल्पमत में रहेगा। वहां तो वही नेता चुनके आएंगे जो जनता के लिए काम करते हैं डेमोक्रेसी में, और वही हुआ। चुनाव होने के बाद जब नई सरकार बनी तो आते ही उसने वो संशोधन कर दिया, जमींदारी खत्म कर दी। ठीक, लेकिन जो राजा नवाब थे उनको मिलाने में बड़ी लड़ाई 1947 से शुरू हुई और ये बहुत दिनों तक चली। ठीक, 1949-50 तक हमने लगभग ये लड़ाई निपटा ली और देश आजाद कर लिया। और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कश्मीर विवाद हुआ, 48 में युद्ध हुआ, उसके बाद उधर से भी चीजें खत्म हो गई। हमने सब नवाब जो भागने थे वो पाकिस्तान भगा दिए। जो राजा थे, राजा जोधपुर जिन्ना से जाके समझौता कर रहे थे बैठे कि जोधपुर पाकिस्तान में जाएगा, उनको भी ठोक पीट के सही कर लिया। एक दिन पिस्टल लेके आए और लगाए मेनन के माथे पे, मैं मार दूंगा तुम्हें। ठीक, तब तक आ गए माउंटबेटन, वो उस समय गवर्नर जनरल थे, तुरंत उन्होंने अपनी रिवॉल्वर वही उन्हें गिफ्ट कर दी। डरपोक भी होते थे राजा। फिर उसके बाद पटेल गए उनके यहाँ, और पटेल ने कहा, जब उन्होंने, राजा साहब ने प्रणाम प्रणाम, तो राजा साहब नई उम्र के थे, उनके पिताजी नहीं रहे थे, तो वो राजा बन गए थे जोधपुर के। तो पटेल ने बड़ी मजेदार बात कही, वो सीरीज देखना उसमें भी है। कहा देखो, राजा साहब जब मरे थे तो हमें तुम्हारा हाथ पकड़ा गए थे और कहे थे ध्यान रखना, तो हम तुम्हारे बाप की भूमिका में, तुम्हारे पिता की भूमिका में आ सकते हैं। और पुराने जमाने में जो पिता की भूमिका क्या थी, हर बात जूते से मनवा लेना। ठीक, आजकल नहीं सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं फादर्स डे जब आता है, हम तो वही फादर्स डे जानते थे जिसमें दो जूते हर बात पे लग जाते थे। पिछले बाप तो मारते ही थे सीधा, बात तो होती नहीं थी। तो बड़े मजेदार तरीके से कहा, हम फिर तुम्हारे पिता की भूमिका में आ जाएंगे। उसके बाद नवाब, वो राजा साहब की हालत खराब हो गई, फिर उन्हें मौका ही नहीं दिया, जोधपुर को भारत में मिला लिया। तो उस समय ये बड़ी हौच पौच चली। तो जब देश आजाद हुआ और हमने संविधान बनाया, तब तक चीजें मुश्किल से इतनी कर पाए थे। तो उस समय 3 तरह के राज्य बन गए। कौन कौन से, जो हमने पहली अनुसूची में रखे, एक तो पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी।
अब पार्ट ए में जो राज्य थे वो सीधे भारत सरकार के अधीन स्वतंत्र राज्य हो गए। पार्ट बी थे जिन पे अभी हमारी चीजें तय नहीं हो पा रही थी। पार्ट सी वो था जो कमिश्नरी के थे, जिन्हें हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया, संघ शासित क्षेत्र। फिर देश में एक राज्य पुनर्गठन का अभियान चला, ये भी अभी पढ़ने में आएगा, स्टेट रिफॉर्मेशन, कि अब हम राज्य कैसे बांटे जो अंग्रेजों से हमें मिल गया। उस पर फिर बहुत विवाद हुए, दक्षिण से भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने की मांग हुई। रम्मालू का आंध्रा में आमरण अनशन हुआ, फिर रम्मालू की मौत हुई, फिर बड़े बवाल हुए, नेहरू पे कई जगह पत्थर फेंके गए, अंडे फेंके गए, बहुत बवाल देश में चलता रहा। कुल मिला के जाके एक फाइनल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद 1956 में हमने भारत में राज्यों का बंटवारा, रिफॉर्मेशन, ठीक से पुनर्गठन कर लिया। तो 56 में जब हुआ तो जो राज्य बने 14 राज्य, वो किसमें आ गए? पार्ट ए में। और जो 6 संघ शासित क्षेत्र थे वो कहां आ गए? पार्ट सी में, संघ शासित क्षेत्र के लिए चले गए। अब ये किसमें थे? अब हमने जब संविधान बनाया तो ये था पार्ट 7, सॉरी पार्ट 6, ये था पार्ट 7 और ये था पार्ट 8। अब पार्ट 7 में कोई राज्य बचे ही नहीं, क्योंकि अब तो हमने सब एक जैसे बना लिए, तो ऑटोमेटिक पार्ट 7 निरसित हो जाएगा। वो यही पार्ट 7 है कि पार्ट बी के जो राज्य थे ये निरसित हो गए। अब संघ शासित प्रदेश बचे और राज्य बचे, जो आज भी व्यवस्था है। तो इसलिए अब हमें जरूरत नहीं थी किसकी? पार्ट 7 की, इसलिए हमने उसे निरसित कर दिया। क्लियर हो गई अनुसूची की कहानी और भागों की कहानी। अनुसूची 8 से 12 हो गई, भाग 22 के 22 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 25। 25 कैसे हैं? 22 धन 4 ऋण 1, 22 प्लस 4 माइनस 1। लिख लो याद रहने के लिए। इतने विद्वान थोड़े ही हो कि सब कलम चलाते रहा करो। कहीं भी इधर उधर भी लिख लोगे तो घर पे जब दोबारा कॉपी पलटोगे दिमाग में आएगा ये क्या था। 22 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। इतना ही आ रहा ना? 22 और 4 26 और एक माइनस हो गया। अब आर्टिकल्स, संविधान में कितने आर्टिकल्स थे? आर्टिकल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। परंतु गणना की दृष्टि से वर्तमान में लगभग 448, इंग्लिश में तो लिखा ही है इसलिए बोला नहीं, हिंदी वालों बोल के लिखा दिया। अब कुछ किताबों में तुम्हें 448 मिलेगा, कुछ में 465 मिलेगा, कुछ में 470 मिलेगा, किसमें 449 मिलेगा। ये अलग अलग आंकड़े मिलते रहेंगे। लगभग शब्द लगा के तुम जो लिख आओगे, प्री में कभी नहीं ये क्वेश्चन आएगा। अब तुम पूछो प्री में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्री का पेपर बनने, प्री होने और प्री की कॉपी जितने में तीनों टाइम में ये संख्या बदल सकती है। जब भी संसद का अधिवेशन होगा, सरकार कोई संविधान संशोधन ले आई, उससे या तो कोई घट जाएगा या कोई बढ़ जाएगा, या तो रिपील होगा या ऐड होगा। तो नॉर्मली रिपील तो कम होते हैं, ऐड ही ज्यादा होते हैं। तो जुड़ते जुड़ते 395 से 448 तक तो हम ऑफिशियल काउंट ये कहते हैं कि आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 तक हम 448 गिने हुए कुछ लोग कह रहे। अब खाली जिस दिन तुम रहो बैठ के गिन लेना, ना हम खाली ना तुम खाली, तो जो दूसरे गिन के बता दे रहे वो हम लोग मान ले रहे। अब बैठ के गिना जाए तब देखा जाए हकीकत में क्या है, लेकिन ज्यादा मान्य क्या है? 448। लेकिन ये प्रश्न में कभी नहीं आएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो लगभग से काम चलता है। हमने बता इसलिए तुम्हें इतना दिया कि तुम भी यही उत्तर दे सकते हो, सर नियरली 448, ठीक अप्रोक्स। अब उन्होंने कहा आर यू श्योर? सॉरी सर, कुछ किताबों में डिफरेंट नंबर भी मिलता है और तुमने बोल दिया कि कहीं 465 470 नियरली भी मेंशन है। ओके ओके ओके। वैसे इतना इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाता, वहां दिमाग देखा जाता है, वहां ये सब सूचनाएं ज्ञान नहीं चाहिए होता है।
अगर जो ये बहुत सही नहीं बता पा रहे तो भी मोटा मोटी तुम्हें पता है, तुमने कह दिया लगभग सर 450 अप्रॉक्स। ओके ओके, मेंस में लिखने में तुम लगभग लगा के लिखोगे ही, नियरली। क्लियर हो गया यहां तक आर्टिकल्स कितने हैं? अब इसमें एक मजेदार चीज यहीं पे आएगी कि आर्टिकल हमारे अभी भी कितने हैं, काउंटिंग में कितने हो गए, तो हमने कैसे बढ़ाए। तो हमने तुम्हें एक उदाहरण दे दिया कि ये हमने कैसे बढ़ा लिए, ए लगा दिया। अब एक और कहानी तुम्हें दिखा रहा, बड़ी देर ले रहा, तब तो हम खुद ही लिख देंगे, मैं कहा तुम्हें दिखा दे। अब आर्टिकल अब आर्टिकल जो थे हमारे वो हमने बढ़ाए, तो कोई भी आर्टिकल जैसे बढ़ाया, अभी बताया 51 ए, ठीक, 39 ए, इस तरह से हम ए लगाते गए। 39 के बाद और हमें जोड़ना था, तो हमने जैसे 31 ए, 31 बी, 31 सी, और जो 31 हकीकत में था वो रिपीट कर दिया। 31 अब नहीं है, लेकिन 31 में ए बी सी हमने जोड़ दिए। अब ये आर्टिकल हो गए। लेकिन एक जगह संविधान में बिल्कुल क्लियर आएगा, तुम लोग अपना लक्ष्मीकांत लाए हो तो अपनी किताब खोलो, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 39 ए, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 मूल अधिकार। घर पे थोड़ी किताब देखना शुरू करो, जो क्लास में किताब खुलवाऊं तो खोल पाओ, नहीं तो नकल भी ना होगी। फंडामेंटल राइट्स में पीछे आर्टिकल्स की लिस्ट भी दी होती है, इसी चैप्टर के लास्ट में चले जाओ। अच्छा, इस बार लास्ट में लिस्ट हटा दी है नई किताब में, लास्ट में भी है, बिल्कुल लास्ट में कर दी है। अच्छा, तो बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। पुरानी किताब में चैप्टर के बाद में दे दिया था। किताबों में भी ये कुछ बदलते रहते हैं जिससे नई बिक जाए, होता वही है। दोबारा तो लक्ष्मीकांत लिखने से रहे, और लिखेंगे भी तो नया क्या लिखेंगे। अब 39 ए पे आओ, वहां तुम्हें दो आर्टिकल दिखेंगे, 39 का भी दो दिखेंगे। देखो, एक 39 ए स्मॉल ए लिखा होगा, 39 स्मॉल ए उसमें नहीं दिया गया होगा। चलो अब हम इसे चालू ही कर दें, तुम लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, कहोगे क्या बता दिया सर ने, हम समझ ही नहीं पाए कि ये था क्या। कोई नहीं, शांत रहो, अभी दिखा दे रहा। दिख रहा पीछे तक? अब तो क्लियर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है 39, जो क्या कहता है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि वह सुनिश्चित रूप से, इंग्लिश वाले अपना पढ़ते जाओ, हिंदी में सुना रहे, फिर का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक, देख लिया क्या कहा गया, that the citizens men and women equally have the right and adequate means of livelihood।
एक अच्छी जीविका का समान साधन स्त्री पुरुष के पास हो। अब बिल्कुल ये बात हो गई। क्या लिखा हुआ है, अब इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे तो इसी में क्या कहेंगे, ये क्या है 39A, ये क्या है 39B, ऐसे ही लिखेंगे। अब 39A का मतलब क्या हो गया, स्त्री पुरुष को समान जीविका के साधन। लेकिन अब इसको हम फिर बदल के देखते हैं, 39A, 39A क्या है 39A, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। लेकिन अंतर क्या है कि ये 39A है और वो क्या था। अब इतनी कवायद के बाद हम तुम्हें यह समझा पाए कि 39A बोलने में एक ही है, लेकिन क्या दो आर्टिकल हैं। अब कल हमने तुम्हें बताया था कि हमारे संविधान में कुछ पार्ट हैं, कुछ चैप्टर हैं, कुछ आर्टिकल हैं, कुछ सब आर्टिकल हैं। अब ये ध्यान रखना, जो 39 कैपिटल ए है ये क्या है, आर्टिकल, और जो 39 स्मॉल ए है ये क्या है, सब आर्टिकल। अब आगे के लिए याद रखने को बता रहा, जो कैपिटल है, छोटी एबीसीडी आती है, सुनाओ। हाँ वही है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, छोटी ए छोटी बी छोटी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, बड़ी एबीसीडी। तो एबीसीडी दो हैं, क्योंकि दो तरह से हम लिखते हैं, बड़ी और छोटी। तो अब यहां तो हमने नियम बना दिया, जो कैपिटल है वो अपने आप में बड़ा है, बड़ा है तो वो आर्टिकल है। लेकिन जो स्मॉल है, जो छोटा है, वो क्या है, सब आर्टिकल है, खंड है उसका। इसलिए जब भी हम लिखेंगे या बोलेंगे तो स्पेशली क्लियर करेंगे उसे। इसीलिए जब मजाक में कहता हूं कि छोटी एबीसीडी भी बोलनी पड़ती है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा आर्टिकल 39 स्मॉल ए, ठीक, 39 कैपिटल ए। क्योंकि अगर जो आपने 39A कहा तो क्लियर ही नहीं है कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हो या सब आर्टिकल। तो जो नया आर्टिकल जुड़ेगा उसे तो हम कैपिटल ए बी सी से जोड़ेंगे, हुआ क्लियर। और जो सब आर्टिकल होंगे, खंड होंगे, वो स्मॉल ए बी सी से होंगे। यहां तक की तो बात क्लियर हो गई। अब हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी में हमारे साथ दिक्कत है, हमारे पास छोटी एबीसीडी नहीं है, हमारे पास कबूतर छोटा और बड़ा होता ही नहीं। छोटा कबूतर बड़ा कबूतर है, हमारा तो एक ही कबूतर है, एक खरगोश है। अब हम कैसे छोटा बड़ा करें इसको, का कबूतर तो का कबूतर। तो अब यहां हमने लिखा 39 का, दिख रहा ना, 39 का, और यहां भी हमने क्या लिख रखा है, 39 का। अंतर क्या है, अंतर सिर्फ ये है कि हमने यहां पर लिखा है जो 39 का, और वहां पे लिखा है 39 का। तो जो कबूतर पिंजड़े में है वो छोटा है, जो कबूतर पिंजड़े में नहीं है वो पूरे आसमान में है, वो बड़ा है। तो जहां हम आर्टिकल लिखेंगे, अब ये क्या है, अनुच्छेद, और ये क्या है, खंड, अनुच्छेद का। अगर जो पिंजड़े में कबूतर बंद है तो वो छोटा है, हिंदी में हम ऐसे छोटा बड़ा करेंगे। इंग्लिश में तो क्लियर है कि ये है और ये है। अब हिंदी में हमारे पास ये लिखने की सुविधा नहीं है। समझ में आ गया। 1987 से हिंदी भाषा का टेक्स्ट अनुच्छेद 394A में शामिल किया गया। 394A में शामिल किया गया। पूरा संविधान पहले किस में लिखा है, इंग्लिश में। जो संविधान सभा में बड़े विद्वान लोग थे, आश्चर्य की बात थी कि उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी,
अकेले नेहरू ऐसे थे जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी थी। नेहरू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड थे। आज चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो भी उनके बारे में कहे, कुछ भी बताए, नेहरू की तुलना दुनिया के महान व्यक्तियों में होती थी। नेहरू जब कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तब वो देश के ही नहीं दुनिया के पैसे वाले व्यक्ति के बेटे थे। बहुत अमीरी में पले थे, बहुत अमीरी में, इसमें कोई दो राय नहीं। उस जमाने में मोतीलाल नेहरू के पास बहुत पैसा था। कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, एक गाड़ी उनको लेने आती थी। एक दिन एक अंग्रेज ने मजाक किया, दूसरे गेट पे लिए गया। कैम्ब्रिज के 6 गेट थे और अपनी गाड़ी में बैठा नेहरू को बाय करके चला गया। नेहरू ने अपने फादर को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कल से 6 के 6 गेट पे गाड़ी मिलेगी, कहीं भी निकल जाना। आजादी से बहुत पहले की बात है ये, जब नेहरू स्टूडेंट थे। नेहरू के कपड़े, जूते एक बार पहन लिया दोबारा नहीं पहनते थे, बड़े नाजों से पाला था। नेहरू ने एक बार वहीं यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज में किसी साथ पढ़ने वाली लड़की को किस कर लिया। उसने शिकायत की तो उसने उन पे फाइन लगा 500 पाउंड का। तो बाद में उनके फादर को पता लगा तो उन्होंने कहा अलग से हम तुम्हें पॉन्ड्स भेज देंगे, जिसे मन हो उसे किस कर लेना, आखिर तुम हमारे लड़के हो। ऐसी परिस्थितियों में पले बड़े नेहरू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन लेके आगे बढ़े और जब पढ़ के निकले वहां से उसी समय हुई रूस की क्रांति। और नेहरू कहां पहुंचे? रूस में 2 साल तक घूमे और फिर पहुंचे जर्मनी, जहां थी सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल कहते हैं जो कम्युनिस्टों का दुनिया का बहुत बड़ा सम्मेलन। उसमें नेहरू ने भाषण दिया और उसमें नेहरू ने कहा कि मैं सोशलिज्म के फेवर में। सोशलिज्म क्या है? बराबरी का सिद्धांत। जहां अमीरी गरीबी में, जो इतनी अमीरी में पढ़ा, इतनी अमीरी में पला, वो किसकी वकालत करता है? बराबरी की। और उसके बाद नेहरू का जीवन पूरी तरह से चेंज होता है। भारत आते हैं और भारत में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होते हैं। कांग्रेस में समाजवादी विंग क्रिएट करते हैं सुभाष और नेहरू, और उसके बाद गांधी का अनुसरण करते हैं, गांधी के नेतृत्व में काम करते हैं। और फिर वही नेहरू आज तक देख के आओ, आनंद भवन जैसा घर उनका इलाहाबाद में, उनका निजी घर था आनंद भवन जो आज है। और वो नेहरू गांधी के साथ सेवाग्राम और तमाम जगहों पर झोपड़ी में रहते हैं, मिट्टी पर सोते हैं जमीन पर, और आंदोलन में काम करते हैं, जेल जाते हैं। लेकिन नेहरू अपने टैलेंट में अद्भुत थे। जेल में जब गए और जेल में बैठ के जो किताब लिख दी वो आज तक दुनिया की सबसे बेहतर किताबों में गिनी जाती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू ने जो इंदिरा के लिए पत्र लिखे हैं, डियर इंदू, अपनी बिटिया को बताने के लिए कि पॉलिटिक्स क्या होती है, उनको बहुत हाई पिच का माना जाता है। और नेहरू आजादी मिलने तक दुनिया के इतने बड़े नेता थे कि दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी। कितने देशों की राजकुमारियां थी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनसे मिलने आती थी या उनको बहुत मानती थी। माउंटबेटन की वाइफ एडविना नेहरू की बहुत बड़ी फैन थी और उनकी लवर थी, एक तरीके से गर्लफ्रेंड थी। वो माउंटबेटन भारत नहीं आ रहे थे तो एडविना की इच्छा थी कि भारत चलो, चूंकि मेरा बॉयफ्रेंड नेहरू वहीं पे है। और बड़ी कहानियां हैं, एक किताब है एडविना और नेहरू, कैथरीना क्लेमा ने लिखी है। पढ़ोगे तो लगेगा आश्चर्यजनक स्वप्न लोक में हम देख रहे हैं। वही जो क्रांति का और आजादी की इतना बड़ा पुरोधा है, वो अपने संबंधों में भी, लेकिन वो नेहरू की विशेषता थी, वो उनकी कमजोरी नहीं थी। जो भी जीनियस होता है, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन होता है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी होता है, और वो रहता है, उसे आप बहुत हल्के तरीके से नहीं। नेहरू किसी छोटी मोटी पर्सनैलिटी का नाम नहीं है, दुनिया के बड़े नेताओं में है तो दुनिया का आकर्षण भी। उस जमाने में नेहरू कहीं विदेश जाते थे तो जो क्राउड उमड़ता था, जो फैन फॉलोइंग होती थी, इंडिया से कम, इंडिया में कम, बाहर ज्यादा नेहरू का नाम था। तो नेहरू जैसे विद्वान लोग तो छोड़ दो, कि नेहरू के बारे में एक और बड़ी मजेदार बात थी, एक साथ वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, अलग अलग विषय पर और अलग अलग भाषा में एक साथ। ये इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है, दोनों हाथों से अलग अलग चीज अलग अलग भाषा में एक समय में आप लिख रहे हो। मतलब इतना कंट्रोल आपका ब्रेन पे हो, आप उसको इस तरह से कंट्रोल कर सके। करके देखना, हाथ ही नहीं चलेगा। एक से लिखते हो, दूसरे से तो लिख ही नहीं पाओगे। नेहरू ये काम बखूबी करते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। बाकी संविधान सभा में अंबेडकर साहब थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन,
एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें 9th वाली एनसीईआरटी में कुछ संविधान सभा के सदस्यों के बारे में बताया गया है, या हमने जो कहा है कि संविधान सीरीज देखोगे तो उसमें वो कैरेक्टर श्याम बेनेगल ने वैसे ही बनाए हैं जो अद्भुत किस्म के हैं। अब अंबेडकर साहब भी आज तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऑल टाइम मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अभी डिक्लेयर की अपनी मेरिट लिस्ट कि आज तक जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़े उनमें सबसे विद्वान कौन निकला। तो ऑल टाइम मेरिटोरियस रिकॉर्ड किसको मिला? बी आर अंबेडकर, बाबा साहब। बाबा साहब का आजादी से पहले आजादी की लड़ाई में बिल्कुल नकारात्मक योगदान है, इसे बाहर लोग नहीं स्वीकार करेंगे जो बाबा साहब को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। लेकिन यह सच था कि बाबा साहब गांधी के फॉलोअर नहीं थे, वो तेज आदमी किसी का होता नहीं जो उसको यूज कर ले। तो बाबा साहब अंग्रेजों की गोद में खेलते रहे, बैठे रहे, लेकिन जब आजादी मिली तब तक चीजें बदल गई थी। गांधी से एक लड़ाई हुई थी उनकी सेपरेट इलेक्टोरल और ज्वाइंट इलेक्टोरल पे। उस लड़ाई में पहली बार पूरे राजनीतिक जीवन में गांधी कहीं हार मानता है, कहीं घुटने टेकता है, और वो किसके सामने टेके? अंग्रेजों के सामने कभी नहीं। कहां? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उनकी सब शर्तें मान के उनको मनाया, जिसे पूना पैक्ट इतिहास में कहते हैं। लेकिन उसी पूना पैक्ट के बाद गांधी बहुत बड़ा नेता था, उसने समझौता किया और उसी दिन से हरिजन यात्रा, हरिजन पत्र, हरिजन बस्ती की यात्रा, और पूरे देश की हरिजन बस्ती में जाके चक्कर मारा, रुका, मिला, और पूरे देश में अंबेडकर का जनाधार जीरो कर दिया। ठीक, तरह तरह के स्टेटमेंट दिए, आगे वो पढ़ने में आएंगे हिस्ट्री में तुम्हें, कि बिहार में एक बड़ा भूकंप आया। ब्राह्मण लोग क्या कहा करते थे? अगर जो दलित लोग छू लेंगे, बराबरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये क्या है, इससे प्रकृति नाराज हो जाएगी और धरती हिलेगी और सजा देगी, तो भूकंप आएगा। किसी दलित ने अगर जो किसी ब्राह्मण को छू लिया, अगर जो पढ़ने की कोशिश कर ली, अगर जो गली में निकल आया, ठीक, तो ये सब पाप है। ब्राह्मण देवता जो करे वो सब ठीक है, दलित कुछ नहीं कर सकता। ये पूरे सिस्टम का एक तरीका बना हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, सबको पढ़ना चाहिए अगर जो भारत को समझना है। उसमें एक पंडित दाता दीन है जो दलित की छाया मात्र पड़ जाने से क्या हो जाएगी, अछूत की छाया भी पड़ गई तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और फिर खेत में दलित स्त्री के पैरों में सर रख के लेटे हैं, क्या थोड़ा सा प्यार कर दो। ठीक, मुंशी प्रेमचंद ने उसको बहुत बारीकी से उकेरा है कि यही समाज का सच था। उसी दलित समाज से इतना अछूत का भाव था, और दलित समाज की स्त्रियों पर ब्राह्मणों का पूरा अधिकार था, बाकायदे हर चीज। तब वहां पर छुआछूत नहीं थी, वहां पंडितत्व खत्म नहीं होता था, ब्राह्मणत्व तो समाप्त नहीं होता था। गांधी ये सब जानते थे और फिर दलितों को डरा देते थे, ब्राह्मण तुमने ऐसा किया इसीलिए देखो धरती डोल गई। जब बिहार का भूकंप आया तो गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। पत्रकार लोगों ने कहा कि भूकंप आया है बिहार में, क्या कहेंगे आप? कहा, क्या कहेंगे? आज जो ब्राह्मणों द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है उसके कारण ये भूकंप आया। पूरी अवधारणा कैसी कर दी। गांधी पढ़ा लिखा आदमी था, जानता था ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मारे है, लेकिन अब ब्राह्मण आज तक क्या कह रहे थे कि दलितों के मारे आता है, तो अब उन्होंने किसको कारण बता दिया? ब्राह्मणों को। दलित चेतना की भी पहली लड़ाई गांधी लड़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद आजादी मिलने तक अंबेडकर का जनाधार खत्म कर देते हैं। अंबेडकर संविधान सभा में चुनाव जीत के आए थे लीग के समर्थन से, पूर्वी बंगाल से, और फिर हो गया विभाजन। विभाजन में वो चला गया हिस्सा कहां? पाकिस्तान। लीग ने अपना पाकिस्तान मान लिया, अब वो अंबेडकर रह गए भारत में। अब संविधान सभा से अंबेडकर की हो गई छुट्टी। अब ऐसी स्थिति में गांधी ने बुला के पूछा कि तुम्हारी संविधान सभा में अंबेडकर की क्या स्थिति है? तो जगजीवन राम एक बड़े दलित नेता थे, तो वो कहे, बापू वो तो जीवन भर आपका राजनीतिक विरोधी रहा। तो गांधी ने कहा कि यदि संविधान सभा में अंबेडकर नहीं होंगे तो यह अंबेडकर के लिए गलत नहीं है, यह देश और संविधान के लिए गलत होगा। फिर कांग्रेस ने अपने एक कैंडिडेट का रिजाइन कराया महाराष्ट्र से, और वहां से अंबेडकर को निर्वाचित कराया,
और तब अंबेडकर को संविधान सभा में लेके आई कांग्रेस। अगर जो संविधान सभा में अंबेडकर नहीं आते तो ये दुनिया और ये देश कभी अंबेडकर के योगदान को नहीं जान पाता। और वो स्थान उन्हें किसने दिया? गांधी और कांग्रेस, नेहरू ने अपने एक सांसद को रिजाइन करा के। जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताती हैं कि नेहरू और पटेल दुश्मन थे, इतना सम्मान था एक दूसरे का दोनों में, अगर जो पढ़ोगे इतिहास, कि वो उन्हें पंडित जी कहने के अलावा कुछ सामने बोलते ही नहीं थे। और नेहरू उन्हें सरदार, उसके अलावा आगे कुछ बातें, जो दो में से एक ने बोल दिया दूसरा वहीं पे सांस। इतना रेस्पेक्ट। वही अंबेडकर के साथ एक बार अंबेडकर ने जब जिद कर ली कि संविधान में ये आर्टिकल 15-16 रहेंगे रिजर्वेशन वाले, संविधान सभा के बहुत लोग चाह रहे थे कि रिजर्वेशन ऐसे न रखा जाए, तो रात में काम करने के बाद लेट नाइट अंबेडकर जा रहे थे। एक थे प्रोफेसर वो के एम मुंशी, सॉरी केटी सा नहीं, के एम मुंशी आवाज दिए पीछे से, अरे बिहार, तो वो रुके। अरे मैं ये कह रहा था वो जिद छोड़ दो तुम अपनी, और रिजर्वेशन पे मत इतना जिद करो। तो अंबेडकर ने ऐसे देखा घूर के, तो वो कहे कि अरे सबकी यही राय है और पंडित जी भी यही चाहते हैं। ठीक, पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी भी, उन्हें सब पंडित जी ही सम्मान से कहते हैं, पंडित जी भी यही चाहते हैं। जैसे ही अंबेडकर ने सुना कि पंडित जी भी यही चाहते हैं तो फिर तो यही होगा। नेहरू बहुत बड़ा नेता है, संविधान सभा का सदन का नेता है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, गांधी के बाद उत्तराधिकारी गांधी का नेहरू है, तो अब तो अपनी दाल गलेगी नहीं। घर गए और इस्तीफा अगले दिन भेज दिया। या तो संविधान सभा में मैं रहूंगा तो आर्टिकल 15-16 रहेगा, और नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। जैसे ही ये खबर आई तो फिर नेहरू नहीं गए, पटेल को भेजा। पटेल गए तो पटेल ने जाके कहा, बी आर, उन्हें सब बी आर ही कहते थे, बी आर, मैं किसान हूं, मैं बीज देख के फसल जान लेता हूं। और इस्तीफा जेब से निकाले, फाड़े और वहीं उनकी मेज पर रख दिया। तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं है, चलो। फिर आके अंबेडकर ने ये पूरा अपना ड्राफ्टिंग प्रपोजल जो था वो रखा। तो जो लोग जानते नहीं है वो नेहरू, गांधी, अंबेडकर, इनके बारे में ये दुष्प्रचार करते हैं। नेहरू भी जब संविधान सभा में आ गए तो नेहरू और बीआर के संबंध बहुत अच्छे थे हर मामले में, आपस में कि नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, क्योंकि उन परिस्थितियों में देश को चलाना और बचाना। फिर अंबेडकर की और नेहरू की लड़ाई किस चीज पे आई? हिंदू कोड बिल। नेहरू ने आजादी मिलते ही, क्योंकि अंबेडकर बहुत उसके दबाव डाल रहे थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए। जो पुराने हिंदू रीति रिवाजों से समाज चल रहा है, इससे यह समाज कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो उसमें एक विवाह का नियम हो, उसमें उत्तराधिकार के नियम हो, ये मारकाट खत्म हो, और इन सारी चीजों पे हिंदू समाज तैयार नहीं था। जैसे आज मुस्लिम नहीं तैयार है यूसीसी पे, वो कहेगा हमें तो शरीयत का कानून चाहिए। ऐसे ही हिंदू किस बात पे अड़े हुए थे, हमारा तो वैदिक रीति रिवाज से, सनातन धर्म से जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अब नेहरू ने उसमें हिंदू कोड बिल अंबेडकर के कहने पे घोषणा कर दी, देश के पहले चुनाव से पहले, कि हम क्या लाएंगे? हिंदू कोड बिल। और नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़ने गए और उनके खिलाफ एक साधु संत थे, दंडी स्वामी। दंडी स्वामी सबसे कठोर साधु माने जाते हैं सनातन में, उनका नाम था करपात्री जी महाराज। उन्होंने घोषणा कर दी, नेहरू मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम हिंदू रीति रिवाजों में बदलाव करके दिखाओ। और उनके खिलाफ जाके पर्चा भर दिया नेहरू के खिलाफ। सबको लगा अब नेहरू हार जाएंगे। देश भर का साधु संत सन्यासी फूलपुर में चुनाव प्रचार को पहुंच गया। साधु संत सन्यासियों को बड़ा सम्मान था, सब, अभी भी कोई संत आ जाए तो सब पैर छू के दान दक्षिणा, आइए महाराज बैठिए महाराज। अब वहां तो देश भर करपात्री जी महाराज वैसे ही बड़े प्रसिद्ध, जैसे आज ये शंकराचार्य वगैरह जिस तरह से छवि है, कहीं आ जाए रामभद्राचार्य जी, उस दिन शपथ ग्रहण में भी थे, तो उस तरह से रामभद्राचार्य भी दंडी हैं, दंड पकड़े रहते हैं हमेशा। तो अब लगा कि ये तो, लेकिन नेहरू डिगा नहीं, नेहरू अड़ा रहा और चुनाव हुआ। चुनाव का परिणाम आया, नेहरू जीत गया। क्योंकि देश की जनता नेहरू को भी बड़ी उम्मीद से देख रही थी कि इसने आजादी दिलाई है, जो कर रहा होगा ठीक। तो कुछ लोग कह रहे थे ना, जैसे अभी भी सबकी राजनीतिक राय अलग होती है, नेहरू चुनाव जीत गया। लेकिन जब नेहरू चुनाव जीत गया तो नेहरू को पता था कि ये काम झटके में नहीं होगा,
ये आराम से होगा, समाज को तैयार करना पड़ेगा। और अंबेडकर नेता नहीं थे, अंबेडकर बहुत इंटेलेक्चुअल थे, वो बहुत तेज खोपड़ी थे। लेकिन नेहरू तेज खोपड़ी के साथ में नेता भी था। नेताओं को पता होता है कि समाज में कोई बदलाव करवाना है तो कैसे होगा। अधिकारी जहां फेल हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में, वहां फिर नेता ही काम आते हैं। नेता जनता की राय बना देते हैं। लीडरशिप यही है कि वो जनता के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चार को इधर बुलाए, चार को उधर बुलाए, इन्हें कुछ समझाए, उन्हें कुछ समझाए, कुछ करवाए और तैयार। अधिकारियों के बस में बहुत नहीं होता ये सब काम। नेहरू पॉलिटिशियन थे, अंबेडकर का काम अधिकारियों की तरह का था। और उसी में फिर अंबेडकर नाराज हो गए कि तुम लागू कर नहीं रहे हो। नेहरू कह रहे थे लागू होगा आराम से। और बाद में अंबेडकर नाराज होकर चले ही गए इस्तीफा देके मंत्री पद से। बाद में उनके जाने के बाद नेहरू ने जब समय आया तब हिंदू कोड बिल लागू किया। और आज जो हिंदू समाज ने तरक्की की इस देश में, वो उसी कोड बिल के कारण है। हिंदू कोड बिल से ही ये समाज तरक्की के रास्ते पर आया। आज जो मुस्लिम समाज में पिछड़ापन है उसका बड़ा कारण है कि अभी भी सरिया के आधार पर ही जीना। वो धर्म के मारे छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब अच्छी चीजें आती हैं तो परेशान करते हैं कि ये तो। लेकिन जब वो बदलाव होते हैं तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन दिखाई देते हैं, तब वो चीजें फिल्टर्ड होती हैं, तब रिफाइन होती हैं। तो ये बड़ी कहानियां हैं उस समय देश के आजाद होने की, बनने की, संविधान लागू होने की। तरह तरह की नकारात्मक परिस्थितियों के बीच ये सब काम हुआ। ठीक,